Good afternoon, friends. The cabinet met this morning and has taken some significant decisions. Please take care. Is it okay? No? Okay, right. We are really honored to have Honorable Minister for Finance, Corporate Affairs and Defense, Sri Arun Jaitley ji. He will brief you about the decisions. After that, we'll take a few questions. Friends, please follow the points of order. And a gentle request, please keep your mobiles on a switch off or shut off, silent mode. Over to the Honorable Minister. आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी और कुछ प्रमुख निर्णय हैं जो उस बैठक में लिए गए, मैं आपको बतला देता हूं। पहला प्रमुख निर्णय है कि कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT, जिसका अर्थ सरल भाषा में यह है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आप वोट डालते हैं तो हर मतदाता की स्वाभाविक इच्छा ये होती है कि उसको पता रहे कि उसका वोट करेक्टली रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ। A voter has a right to know whether his vote has been correctly registered or not. इसलिए वोटिंग पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। ये याद रहे कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1992 में इसका पहले प्रयोग हुआ था और ये जो VVPAT मशीन्स थी ये कई फेजेस में कुछ सीमित मात्रा में पहले ऑर्डर हुई हैं। 2013 में 20,300 के करीब ऑर्डर हुई थी। 2015 में लगभग 67,000 ऑर्डर हुई थी और इस पे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी है 8 अक्टूबर 2013 का कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये रीअफर्म करता रहा कि मतदाता का ये अधिकार है कि उसकी जानकारी रहे कि उसका वोट रजिस्टर हुआ है कि नहीं। और इसलिए चुनाव आयोग का अपना आकलन है कि 16,15,000 मशीन्स और चाहिए और ये मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करती है। दोनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और ये सारा प्रोक्योरमेंट अगर अप्रैल 2017 में ऑर्डर दिया जाए तो सितंबर 2018 तक जो उनसे नेगोशिएशन हुआ है ये पूरी सप्लाई आ सकती है और इसका जो कुल कीमत होगी वो 3,173.47 करोड़ है। इसमें से 3,173.47 करोड़ और इसका खर्चा स्वाभाविक है कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स में स्प्रेड होगा और सरकार बजट में से सारा खर्चा देगी। कुछ इस वर्ष होगा, कुछ अगले वर्ष होगा और इसकी मंजूरी दी गई। इसका अर्थ यह है कि अगर सितंबर 2018 को सारी मशीन्स तक आ जाती हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे सभी पोलिंग बूथ्स की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ पेपर ट्रेल भी होगा। चुनाव आयोग इसकी मांग करता रहा है और इसकी पूरी चर्चा करने के बाद आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। 2 अन्य और फैसले थे। एक
आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग डिसेबल्ड हो गए या मार्टर्ड हो गए, 19/12/91 1912-91 और 29/11/99 यानी 91 से 99 के बीच में उनको लीव इनकैशमेंट की सुविधा नहीं मिली थी। और जिनकी ऐसे 10,000 के करीब लोग हैं, जिनमें से 7,000 दुनिया में नहीं है, उनके परिवार वालों को इसका लाभ मिलता है। सो 10,000 के करीब सोल्जर्स को या उनके परिवार वालों को इसका लाभ मिलेगा, तो उनको भी ये लीव इनकैशमेंट की सुविधा दी गई है। एक आर्थिक विषयों से संबंधित निर्णय था कि जो फंडिंग अरेंजमेंट्स बायलैटरल एजेंसीज करती हैं, जैसे जाइका है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करती हैं या सेंट्रल पीएसयूज को करती हैं। स्टेट एंटिटीज को अनुमति नहीं थी। तो अगर किसी भी स्टेट एंटिटी की फंडिंग चाहिए उसके प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो राज्य सरकार को लेनी पड़ती थी, और इसलिए राज्य सरकार की जो एफआरबीएम की लिमिट्स है उसमें वो आ जाता था। और इसका औचित्य हुआ ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वो बना तो वहां की एक एजेंसी रही है स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन अगर उसका सारा खर्चा जो फंडिंग है सरकार के माध्यम से होगी, राज्य सरकार के, तो उनकी अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए साधन कम हो जाएंगे, उनका एफआरबीएम टारगेट उसमें कवर हो जाएगा। तो कुछ कंडीशंस पे कि एक सेक्टर ऑफ स्टेट एंटिटीज हैं, एक कैटेगरी जिसका रेवेन्यू 1,000 करोड़ से ज्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जिसकी कीमत 5,000 करोड़ की हो, तो इस तरह की स्टेट एंटिटीज जो ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगी, उनको ये अनुमति दी गई है कि वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के आधार पर इन एजेंसीज से पैसा ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को जो जापानीज फंडिंग मिलनी है, इसका स्वाभाविक महाराष्ट्र को इससे लाभ हो जाएगा। एक अन्य निर्णय आज सरकार ने लिया, ये प्रधानमंत्री जी का निर्णय था जो उन्होंने कैबिनेट को रिपोर्ट किया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स जो हैं, ये सेंट्रल रूल्स हैं 1989 के। इन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ फार रीचिंग अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री जी ने दी है, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इसकी प्रक्रिया ये है कि आज अमेंडमेंट हम लोग करके पब्लिश करते हैं, इसलिए कुछ समय देना पड़ता है। तो ये 1 मई इसी वर्ष की 2017 से लागू हो जाएंगे, और इसमें जो 2 प्रमुख परिवर्तन हैं और कुछ उसके कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हैं। इसमें एक रूल 108 है जो डील करता है यूज ऑफ रेड, व्हाइट एंड ब्लू लाइट्स के साथ, और इसमें सब रूल 1 और उसका सब रूल 3, दैट इज 108 in bracket 1 in bracket Roman 3, वो रूल ये कहता है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स हैं हाई डिग्निटरीज के, जिनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्पेसिफाई कर सकती है। वो लोग रेड लाइट अपने व्हीकल्स पे लगा सकते हैं। सो अ रेड लाइट कैन बी कैरीड ऑन व्हीकल्स of certain high dignitaries
who are specified by the central government and the state government. ये सेंट्रल रूल है और केंद्र सरकार संशोधन करके इस रूल को रूल बुक से हटा रही है और इस रूल को अबॉलिश करने का और इसको हटा देने का अर्थ ये होगा कि ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी ऐसा डिग्निटरी नहीं होगा जिसको केंद्र या राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है कि वो रेड लाइट कैरी कर सकता है। तो इसका असर ये होगा कि 1 मई से कोई भी व्यक्ति देश में और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देता है ऐसे डिग्निटरीज को स्पेसिफाई करने का, वो प्रावधान ही कानून की किताब से हटाया जा रहा है। एक इसमें अन्य रूल है, रूल 108 इन ब्रैकेट 2 न्यूमेरिकल 2। पहले वाला था रोमन 1 एंड रोमन 3, ये न्यूमेरिकल 2 है। जो ये अधिकार देता है राज्य सरकारों को कि ब्लू लाइट विद द फ्लैशर किन वाहनों पे लगेगी, वो कोई राज्य सरकार स्पेसिफाई कर सकती है। इस रूल को भी बदला जा रहा है और इसको बदलने के बाद केवल डिफाइंड इमरजेंसी सर्विसेज होंगी देश भर में और वो अमेंडेड रूल में आ जाएंगी। उदाहरण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस व्हीकल। ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं केवल इन्हीं के लिए देश भर में ये प्रावधान होगा ब्लू लाइट का। और इसलिए रूल 108 के इन 2 परिवर्तनों के साथ जो इसके कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस चाहिए होंगे अन्य रूल्स में, वो भी साथ में हो जाएंगे। तो इन दोनों का कुल मिलाकर अभिप्राय ये रहेगा कि रेड लाइट 1 मई से बाद कोई नहीं कैरी कर पाएगा और ब्लू लाइट केवल इमरजेंसी व्हीकल्स पे देश भर में होगी। ना केंद्र ना राज्य सरकार के पास कोई अधिकार होगा किसी को विशेष अनुमति देने का या किसी कैटेगरी को स्पेसिफाई करने का। और इमरजेंसी सर्विसेज के मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, केवल इस कैटेगरी की सर्विसेज उसमें होंगी जो कानून में ही डिफाइन की जाएंगी। धन्यवाद। Thank you, sir. I think the transport department will examine all those consequential changes in the rules. कोई जब रूल ही नहीं है जिसमें कोई अधिकार है तो कोई एक्सेप्शन का अधिकार नहीं होगा। One by one, yeah. कैबिनेट की बैठक इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और उसी कैबिनेट के सदस्य है उमा भारती जी और बीजेपी के 2 पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरलीधर जोशी जी। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि इनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाए, 2 साल के अंदर फैसला लिया। इस पर सरकार की और पार्टी के वरिष्ठ नेता ग्रुप में क्या डिपेंड करेंगे अपने पार्टी के पूर्व अध्यक्षों को? देखिए संवैधानिक पद पर कल्याण सिंह भी हैं और जब तक वो अपने पद पर रहते हैं तब तक उनके खिलाफ मामला नहीं, इसी में ऐड कर दें। ऐसा है कि ये मामला 1993 से चल रहा है और किसी ना किसी प्रकार से चल रहा है और इसलिए आज तो कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई। तो इसलिए जो परिस्थिति आज से पहले थी वही स्थिति चलेगी। सर वे संवैधानिक पद पर रहते हुए मामला चल सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया है। सर
charge-sheeted, your point was that if a charge-sheeted minister was there, he or she should step down. You're saying now that this, because it's an old case, it doesn't... No, they've been ministers, they've been deputy prime ministers, they've been ministers even subsequently. And if the charge sheet were a rule, just calculate right now how many Congress chief ministers. There are very few left. I think the remaining will also have to go. सर आज CCS की भी बैठक थी सर यहाँ सुबीर को लेकर सर कुछ चर्चा हुई क्या CCS की बैठक थी CCS की बैठक की चर्चा हम बाहर नहीं करते। सर दो सवाल मेरे होंगे। एक तो आपने जो फैसला लाल बत्ती हटाने का जो फैसला लिया गया है उसके पीछे आखिर मकसद क्या था, और दूसरा राज्यों को सीधे तौर पर जो फंडिंग की बात अपने के नियम में बदलाव किया जा रहा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? देखिए, ये विषय सार्वजनिक चर्चा का तो विषय रहा है कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार हों ड्राइविंग के टाइम पर, और एक चर्चा का ही विषय नहीं रहा, विवाद का भी विषय रहा है। और इसलिए इस विषय के ऊपर मंत्रालय अपनी चर्चा कर रहा था और प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को उसकी जानकारी आज दी है। जहां तक स्टेट एंटिटीज को फंडिंग मिल सकती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो स्टेट का बजट है उसका खर्च, उनके ऊपर भी दबाव रहता है वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, अन्य स्कीम्स पे खर्चा करना। अगर जो इंटरनेशनल फंडिंग आती है वो उनके FRBM में आ जाए तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल नहीं सकते। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अलग से चलते हैं किसी स्टेट एंटिटी के माध्यम से, तो उस स्टेट एंटिटी को डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा जो कि स्टेट के FRBM में नहीं गिना जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी उस पर रहेगी। तो दिस विल सर्टेनली हेल्प इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन मेजर प्रोजेक्ट्स इन बिग स्टेट। मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया, अब ट्रांस हार्बर लिंक जो मुंबई के एक कोने को दूसरे के साथ जोड़ देता है, सबसे पहले उसी की फंडिंग इसमें आ जाएगी, तो जनहित में है। सर, पेपर ट्रेल मशीन को लेकर जो फैसला किया गया है, क्या जो रिसेंटली EVM मशीन्स को लेकर सवाल उठाए गए थे उसकी वजह से उसको जल्दी किया गया है या नॉर्मल कोर्स में किया गया है? और उससे जुड़ा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि EVM मशीन को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे थे अब उनको चुप होना पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही कहा कि ये चुनावी परिणामों के बाद ये एक अनावश्यक विवाद पैदा किया गया है, और जिसको उन्होंने कहा कि ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है, और इसलिए इस कंट्रोवर्सी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। EVMs इस देश के अंदर ट्राइड और टेस्टेड हैं, और कोई पिछले 3 साल में हमारी सरकार है, आरंभ नहीं हुई 1992 में कांग्रेस की सरकार के टाइम सबसे पहला इसका अनुभव हुआ, उसके बाद पूरे देश के अंदर स्प्रेड हुई। पेपर ट्रेल मशीन्स का भी पहला ऑर्डर 2013 में दिया गया, उसकी पेमेंट 2013 में की गई। तो इसलिए आज हारने के बाद आप मशीन को दोष देने लग पड़ो, उससे मशीन तो खराब नहीं हो जाती। Sir, on this IT jobs issue, this IT sector has been hurt and you're going to United States tonight. Are you going to raise this matter? Because, the GDP is also being affected, how, nearly 10%. So what steps are you going to take? And we have seen also... Well, certainly these are matters of discussion with the appropriate authorities there. Once I do discuss and I get an opportunity, I'll let you know. So the process... You see, I am told in the first year, because this is going to be spread over 2 years, and the total amount is about, I have mentioned to you already, about 3,700 odd crores. In the first year, the anticipated amount is about 1,600 crores plus, and the balance will be in the second year. In this very year, sir? Yeah, it will be provided then in the supplementaries. So the process of deportation of Mr. Vijay Mallya has now begun. Is the government putting more pressure on the UK authorities to ensure that he is brought back as soon as possible? Well, it's a part of the judicial process in that country, and the judicial process functions on judicial considerations. Since 2002, there have been 62 cases of extradition. Only one has been from UK. The process of extradition from UK is very, very tough. So what gives the government confidence that in this case it will... Well, I think the government
and all the investigative agencies are certainly putting their best effort, because the investigative agencies do believe that an offense has been committed for which a person is required in India. Yeah, there is a decision, it will be made to extend it till October. एक आखिरी सवाल सर, जेटली जी, आपने कहा कि इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि ये चला आ रहा है उमा भारती जी सब। केवल ये जानना है और आपका उत्तर भी चाहिए सर, कि इस फैसले के बावजूद क्या अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार बनता है, उससे इस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ये हाइपोथेटिकल सवाल है. Thank you, sir. And thank you, friends. Please join us for tea.